वेलकम मूवी लवर्स। आज की मूवी में हम देखेंगे कैसे एक नासमझदार लड़की अपने पूरे जंगल को अपनी ही नासमझियों से बचा जाती है। द एज ऑफ एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग एनी बू। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एनी बू होता है। वो अपने ही जंगल का महान शिकारी बनना चाहती थी, लेकिन उसे अभी तक सही से तीर चलाना भी नहीं आता था। इस बात से वो काफी परेशान थी, लेकिन वो खुद को कभी कम नहीं समझती थी। बल्कि एक रात वो एक सुनहरे पक्षी को पकड़ने के लिए एक जाल बनाती है और अपनी ही नासमझी से उसमें खुद ही फंस जाती है और उल्टा लटक जाती है। और उसी रात उसकी बेस्ट फ्रेंड जूमी जंगल की रानी बनने के लिए चुनी गई थी, इसलिए उसका वहां भी जाना बहुत जरूरी था। लेकिन वो तो पेड़ पे उल्टी लटकी हुई थी। तभी उसकी मदद के लिए वहाँ आसमान से रूहानी फरिश्ते आते हैं। वो उसे उस पेड़ से नीचे उतार देते हैं और तभी एनीबू जंगल की ओर इशारा करते कहती है, मुझे मेरी फ्रेंड के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना है। और वहाँ उसकी फ्रेंड भी उसका इंतजार कर रही थी कि एनीबू भी वहाँ तब तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही एनीबू वहाँ पहुंचती है और कहती है, सभी गांव वालों के सामने कहती है, मैं मेरी दोस्त के लिए एक अमूल्य तोहफा लाई हूँ। और तभी वो आवाज लगाती है अपनी रूहानी फरिश्तों को, लेकिन रूहानी फरिश्ते ऐसे किसी के सामने थोड़ी आ सकते हैं दोस्तों। वो वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ कोई नहीं आता और पूरे गाँव के सामने उसका मजाक बन जाता है। वो एनीबू बहुत शर्मिंदा होती है और वहाँ से रोती हुई भाग जाती है। अब एनीबू एक पेड़ के नीचे बैठी बैठी रो रही थी। तभी वो रूहानी फरिश्ते वहाँ आते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारा जंगल बहुत बड़े खतरे में है। अगर तुमने अपने जंगल को बचाना है तो तुम्हें एक पेड़ की जड़ चाहिए जिसके बारे में तुम्हारे मामा मोतेलो मामा को पता है। अब एनीबू इस बारे में बताने के लिए अपनी फ्रेंड के पास जाती है, उससे परमिशन मांगती है कि मुझे जंगल को बचाने के लिए उसका साथ चाहिए। लेकिन उसकी फ्रेंड इस काम के लिए उसे मना कर देती है क्योंकि वो ऐसे खतरे को मानती ही नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं है। तभी वो अपनी परेशानी अपनी माँ को बताती है, माँ मुझे अपने जंगल को बचाने के लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन उसकी माँ उसे यह कहकर सुला देती है, तुम परेशान मत हो, तुम सो जाओ, मैं रानी से कल बात करूंगी। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिससे एनीबू के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मॉम की तो डेथ हो चुकी थी और उसकी माँ की मौत का आरोप वहाँ के सेनापति ने एनीबू पे ही लगा दिया था। अब एनीबू इन सब से काफी परेशान हो चुकी थी। तभी वापस वो जंगल की तरफ भाग जाती है। अब एनीबू अपने मामा मोतेलो से मिलने निकल चुकी थी क्योंकि उसके सफर की शुरुआत वहीं से होने वाली थी। अब उसका टारगेट जंगल को बचाना था। अब एनीबू के पीछे वो सेनापति भी था जिसने उसकी माँ के मौत का आरोप उसके ऊपर लगाया था। रास्ते में ही रूहानी फरिश्ते भी मिल चुके थे जो अब उसके साथ थे जंगल को बचाने के सफर में। छोटी एनीबू वहाँ की कठिनाइयों से रूबरू कहाँ थी दोस्त, क्योंकि वो तो निकल चुकी थी सफर पे। तभी उसका सामना एक दैत्य से होता है जो एक इंसानी दैत्य था। उसका एक ही सपना था, पूरे जंगल का सोना चुराना, और उसके पास वशीकरण की भी शक्तियाँ थी जिससे वो किसी को भी अपने वश में कर सकता था। एनीबू भी उसका शिकार होने ही वाली थी कि फरिश्तों ने उसकी जान बचा ली। अब वो दैत्य उनके पीछे पड़ चुका था, लेकिन उस दैत्य को पानी से बहुत डर लगा, जिसका फायदा उन्होंने काफी समझदारी से उठाया। वो पानी में कूद गए और वो दैत्य उस पानी में नहीं आ सका। अब एनीबू पानी से होते हुए आखिरकार अपने मामा के पास पहुंच जाती है, जिससे मिलना उसके और उसके गांव के लिए बहुत जरूरी था। उसके मामा कोई और नहीं बल्कि एक बड़े से कछुए थे जो उसे बताते हैं कि इस जंगल को तुम ही बचा सकती हो उस राक्षस से। लेकिन एनीबू को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मैं कैसे अपने जंगल को बचाऊंगी इस राक्षस से। तो फिर उसके मामा उसे बताते हैं कि तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा और एक आसमानी पत्थर से सबसे पुराने पेड़ की जड़ को काटना होगा। बस इतना सा काम तुम्हारे जंगल को बचा सकता है। एनीबू अपनी मामा से पूछती है, ये आसमानी पत्थर कहाँ मिलेगा? मामा उसे बताते हैं, वो तुम्हें उस ज्वालामुखी पर मिलेगा, लेकिन उन पत्थर की रक्षा एक बड़ा सा क्रिएचर करता है जिसे मीठे पत्तों का काफी शौक है। उसे मनाने के लिए तुम्हें मीठे पत्ते लेके जाने होंगे, तभी तुम्हें वो आसमानी पत्थर आसानी से दे देगा। अब एनीबू निकल पड़ती है उस आसमानी पत्थर को पाने। एक बार फिर उसके सफर में वो रूहानी फरिश्ते आ जाते हैं और उसकी मदद करते हैं और अब उन्हें मीठे पत्तों का पेड़ लेके ज्वालामुखी के ऊपर जाना था, क्योंकि पेटू क्रिएचर मीठी चीज काफी पसंद थी ना दोस्तों। वो ज्वालामुखी पे चढ़ने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करते हैं और एक बार तो जिस गाड़ी
गाड़ी में मीठे पत्ते थे वो गाड़ी वापस लौट चुकी थी, गिर चुकी थी, लेकिन तभी उन्होंने वापस उसे संभाला और फिर पूरे दम से हिम्मत से उस पे ज्वालामुखी के ऊपर चढ़ गए। अब उस ज्वालामुखी तक पहुंच गए। अब हमें दिखाया जाता है वो बहुत मोटा सा पेटू सा क्रिएचर मीठे पत्तों को देखकर मोहित हो जाता है और वो उन्हें खाने के लिए उनसे ले लेता है और नीला पत्थर भी उन्हें आसानी से दे देता है। अब एनबू को नीचे आने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि नीचे आना इतना आसान थोड़ी था। तभी वो एक पति को प्लेन बनाकर वहां से कूद जाते हैं और नीचे आसानी से लैंड करते हैं। जैसे ही वो लैंड करते हैं उनके सामने वो पेड़ था जिसपे वो अक्सर बैठा करती थी, वही एक सबसे पुराना पेड़ था। जैसे वो उस पेड़ की जड़ काटी है उसकी माँ अब जवान होकर पुराने रूप में निकलती है। और लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है हम उस इंसानी राक्षस ने पूरे गांव वालों को अपने वश में कर रखा था अपनी दिव्य शक्तियों से। वो उस जंगल से पूरा सोना चुराना चाहता था। अब एनबू की मॉम वहां पहुंच जाती है और अब उस इंसानी राक्षस के अंदर से उस राक्षस को जगा देती है और उसे भाग जाने को कहती है। लेकिन अब वो राक्षस बहुत खूंखार हो चुका था और सभी को मारना चाहता है, सभी पर वार करता है, यहाँ तक कि एनबू पर भी। तभी वो राक्षस ते जाते उस रानी को अपने साथ ले जाता है जो एनबू की बेस्ट फ्रेंड थी क्योंकि उसे ही सोने का पता था। राक्षस भी खुद की मशीन लेकर पूरे जंगल को खत्म करना चाहता था, पूरे जंगल को बर्बाद करना चाहता था। वो अपनी मशीन लेके आगे बढ़ता है। तभी एनबू की मॉम एनबू को अपनी जिम्मेदारी समझाती है और उसे खुद पर यकीन करने को कहती है और एक जादुई तीर देकर कहती है तुम्हें ये तीर उसकी नाभि पे मारना होगा और तुम ये कर सकती हो एनबू। जैसे ही एनबू ने तीर सही जगह पर लगाया वो राक्षस वहीं खत्म हो गया दोस्तों। और इसी के साथ पता चलता है वो राक्षस नहीं, वो तो एनबू के पिताजी थे जिन्हें शराब मिल चुका था। अब एनबू को उसकी मम्मा और पिता दोनों मिल चुके थे और मूवी यही एंड हो जाती। तो हमने इस वीडियो से क्या सीखा दोस्तों? हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए, हम कुछ भी कर सकते हैं।